जय हिंद। पुलिस के एक डिप्टी एसपी पर आरोप लगता है रिश्वत लेने का। उसके बाद मामला अदालत में चलता है। मामला लंबा खिंचता है। हर तारीख पर ऐसा लगता है कि शायद डिप्टी एसपी साहब का तो अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई एक्शन सीधे तौर पर हो ही नहीं रहा था। पर एक दिन मार्च के महीने में साल 2025 में ऐसा हुआ कि डीएसपी साहब के पैरों तले जमीन निकल गई। डीएसपी साहब रोज की तरह तारीख भुगतने के लिए जैसे पिछली तारीखों पर आते थे, वैसे ही अदालत में पहुंचे। पर इस बार डीएसपी साहब को अदालत ने 7 साल की सजा सुना दी। जैसे ही इसके बारे में लोगों को पता चला, सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में। गुनीत कौर नाम की एक लड़की सेक्टर 9 में अपने परिवार के साथ रहती है। परिवार में माता है, पिता है, भाई है और अच्छा एक वेल्दी, जिसे कहें धनी परिवार है, क्योंकि सेक्टर 9, 8, 7 ये ऐसे इलाके हैं चंडीगढ़ के जिनमें जो भी रहता है उसको ये तो समझ ही लिया जाए कि ये किसी धनाढ्य वर्ग का व्यक्ति है, किसी रिच क्लास का व्यक्ति है। गुनीत भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपने जीवन को बिता रही थी। सेक्टर 22 में चंडीगढ़ में एक उनका पेट्रोल पंप भी था। अब जिसका पेट्रोल पंप हो तो आप समझ सकते हैं, वो भी चंडीगढ़ जैसे शहर में, समझ सकते हैं कि कितना पैसा उनके पास रहा होगा। अब अचानक से क्या होता है कि परिवार बिजनेस क्लास फैमिली थी, एक डील करता है घर खरीदने की, एक कोठी या यूं कहे कि बंगला खरीदने की डील करता है। अब जो डील होती है उसमें बड़े घपले के आरोप लगते हैं। आरोप गुनीत के माता, पिता और भाई पर लगे कि उन्होंने इस डील में कई करोड़ों रुपए गायब कर दिए, उसका घपला कर दिया। जिसके बाद रितु दुग्गल नाम की एक महिला इस परिवार के ऊपर, गुनीत के मां, बाप और भाई के ऊपर एक केस रजिस्टर करवाती है, एक एफआईआर रजिस्टर करवाती है पुलिस में। और यह केस की जांच चली जाती है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में। यानी कि जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो ज्यादातर पुलिस के या सीबीआई के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में जाते हैं। तो इसी तरह से चंडीगढ़ पुलिस के ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में यह मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है। अब गुनीत के परिवार पर केस रजिस्टर हो चुका था और परिवार डरा हुआ था कि ना जाने कब पुलिस आएगी और गिरफ्तार कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हुई थी, पुलिस ने भी अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ाया। डीएसपी आरसी मीना को इस मामले के जांच का सुपरविजन सौंपा गया। सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र इस मामले की इन्वेस्टिगेशन एज आईओ देख रहे थे। दुग्गल परिवार के द्वारा जैसे ही एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती है, उसके बाद परिवार में, जो गुनीत का परिवार था, उसमें एक डर का, भय का, आतंक का माहौल था। उन्हें डर यह था कि ना जाने कब अरेस्ट हो जाए, तो जो दफ्तर जाना आना है वो भी कम कर दिया था। इसके साथ ही और भी कई ऐसी चीजें थी या एक्टिविटीज आप कह लें, जो बाहर आने जाने की उन्होंने कम कर दी थी। अब होता क्या है, जैसे ही सुरेंद्र के पास, जो सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में, उनके पास इन्वेस्टिगेशन जाती है और सुपरविजन में होते हैं डीएसपी आरसी मीना। अब अचानक से अमन ग्रोवर एक शख्स है, वो फोन करते हैं गुनीत को और कहते हैं कि देखिए, इस पूरे मामले में आपकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। मामला सीरियस है, पिताजी, माता और इसके साथ ही आपके भाई को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इससे बचने के लिए आपको मैं एक उपाय सुझा सकता हूं। अब ये देखिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। जिस महिला ने गुनीत के परिवार पर एफआईआर रजिस्टर करवाई थी, उस महिला का दामाद अमन ग्रोवर था और अमन ग्रोवर ही गुनीत को फोन कर रहा था कि मैं इस मामले से बचने का एक उपाय आपको बताऊंगा।
अब उपाय क्या था? उसने कहा कि मैं जानता हूं एक ऐसे शख्स को जो सीधा डिप्टी एसपी आरसी मीना के संपर्क में है। अब उसके बाद वो कहता मैं दोबारा आपको फोन करूंगा, आपको बताऊंगा कि इस पूरे मैटर में करना क्या है। फोन आता है दोबारा और वो बताता है कि डिप्टी एसपी साहब 75 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। 75 लाख दो और इस मामले से पीछा छुड़ाओ। अब शुरुआत में जब गुनीत का परिवार और खुद गुनीत ये सारी बात सुनती है तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि सीधे तौर पर कोई व्यक्ति, क्योंकि अमन ग्रोवर यहां पर एक मिडलमैन के तौर पर काम कर रहा था, मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा था, सीधे तौर पर कैसे डिप्टी एसपी साहब रिश्वत की मांग कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने फिर भी इस मामले से बचने के लिए 75 लाख को नेगोशिएट किया और 70 लाख रुपए की रिश्वत तय हो जाती है। यानी कि 70 लाख रुपए डिप्टी एसपी साहब को और आईओ साहब को दिए जाने थे और उसकी एवज में इस परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी थी। इसके साथ ही जो भी धाराएं मामले में लगी हैं उन्हें कमजोर करने का काम कथित तौर पर पुलिस की ये टीम या यूं कहे कि पुलिस के ये अधिकारी करते हैं। बहरहाल परिवार में डिस्कशन हुआ। गुनीत अपने माता पिता भाई के साथ बैठी और एक एक करके एक एक पहलू से अपने पूरे केस के बारे में डिस्कस किया कि क्या उन्हें 70 लाख रुपए इस डिप्टी एसपी को देने चाहिए। परिवार में सलाह बनी कि क्यों ना इस भ्रष्ट डीएसपी की शिकायत सीबीआई में की जाए। सीधा परिवार बिना कुछ सोचे समझे पहुंच जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चंडीगढ़ के सेक्टर 30 स्थित दफ्तर में। वहां पर जाकर अधिकारियों को सारी बात बताता है कि किस तरह से उनके खिलाफ एक दुग्गल नाम की महिला ने एफआईआर रजिस्टर की एक कथित फ्रॉड के मामले में। अब जब ये एफआईआर रजिस्टर होती है, डीएसपी और सब इंस्पेक्टर इस मामले की जांच करते हैं तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है और फिलहाल नेगोशिएट होकर यह राशि 70 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। अब सीबीआई के अधिकारियों ने जब ये सारी बात सुनी तो सबसे पहले मामले को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए यानी कि प्रारंभिक जांच के लिए भेजा। अब जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस मामले की होती है तो उसमें निकलकर सामने आता है कि डिप्टी एसपी साहब ने रिश्वत के पैसे तो मांगे हैं, दाल में कुछ काला है। इसके बाद ट्रैप का दिन तय किया जाता है अगस्त के महीने में साल 2015 में। डीएसपी साहब को अमन ग्रोवर के जरिए मैसेज भेजा जाता है कि आपके 70 लाख रुपए का इंतजाम गुनीत और उनके परिवार द्वारा कर दिया गया है। इसके साथ ही अब ये जो 70 लाख दिए जाने थे उसमें डिवीजन कर लिया जाता है, यानी 40 लाख रुपए कैश तैयार कर लिए जाते हैं और 30 लाख रुपए का एक पोस्ट डेटेड चेक तैयार किया जाता है। अब जो अंदर की बात थी वो ये थी कि 40 लाख तो डिप्टी एसपी साहब अपनी जेब में रखने वाले थे और 30 लाख रुपए अमन ग्रोवर सोच रहा था कि मैं अपनी जेब में रख लूंगा। हालांकि बाद में जो आरोप प्रत्यारोप लगे उसमें अमन का भी ये कहना था कि ये जो 30 लाख रुपए भी थे ये भी मैं डीएसपी को और पुलिस के अधिकारियों को ही देने वाला था। बहरहाल दिन तय हुआ, समय तय हुआ और उसके बाद गुनीत का परिवार पहुंच जाता है रिश्वत के पैसे देने के लिए। पर इससे पहले आप याद रखें कि सीबीआई की टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया था। सिविल कपड़ों में, सादे कपड़ों में सीबीआई के अधिकारी कर्मचारी वहां पर घूम रहे थे जहां पर डिप्टी एसपी साहब को रिश्वत के पैसे दिए जाने थे, उनकी टीम को रिश्वत दी जानी थी, दलाल को रिश्वत दी जानी थी। जैसे ही रिश्वत के पैसे पकड़ाए गए गुनीत और उनका परिवार तो वहां से निकला पर साथ में ही सादे कपड़ों में सीबीआई के अधिकारियों ने डिप्टी एसपी साहब को दबोच लिया। उनके साथ ही दलाल को दबोच लिया गया और इस पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए सीबीआई ने डिप्टी एसपी और एक सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र और इसके साथ ही अमन ग्रोवर और एक और बिजनेसमैन को भी इस केस में चार्जशीट किया। सीबीआई ने पूरे मामले की जांच काफी अच्छे से की, 2000 पेज की चार्जशीट बनाई, एक एक पहलू से तथ्यों को खंगाला, कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, सबसे पहले इस पूरे मामले में किसने संपर्क किया था वो भी जांचा गया और उसके बाद सीबीआई इस निर्णय पर पहुंची कि डिप्टी एसपी आरसी मीना ने रिश्वत तो मांगी थी। सब इंस्पेक्टर भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। इसके बाद अदालत में मामले को प्रेजेंट किया गया, बहुत अच्छे से सीबीआई के वकीलों ने इस मामले को अदालत में रखा और फाइनली देखिए 2015 में एक केस रजिस्टर होता है और उसके तकरीबन पौने 10 साल बाद साल 2025 में
कोर्ट में पहुंचे थे डिप्टी एसपी साहब। रोज की तरह या यूं कहें 2-4 महीने के गैप पे जब कोर्ट में पेशी लगती थी, डेट लगती थी, तो उसी तरह से 2025 के मार्च महीने में भी डीएसपी साहब कोर्ट में पहुंचे थे अपनी तारीख भुगतने के लिए। पर इस बार कोर्ट ने डिप्टी एसपी साहब को 7 साल जेल की सजा सुना दी, इस मामले में कन्विक्ट कर दिया और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। इसके साथ ही जो अमन ग्रोवर नाम का शख्स था, जो बिजनेसमैन है, उसे भी जेल भेजने की सजा सुनाई गई और जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही जो सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र था, जिस पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था, वो दरअसल इस मामले के ट्रायल के दौरान मर चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई सजा नहीं सुनाई जा सकती थी। बहरहाल इस मामले में देखिए, अगर आप स्टार्टिंग से क्रोनोलॉजी देखेंगे तो साल 2015 में डिप्टी एसपी आरसी मीना की गिरफ्तारी होती है और साल 2016 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से उसे रेगुलर बेल मिल जाती है, यानी कि उसे कोई गिरफ्तार कर नहीं सकता और वो खुलेआम फिर से सर्विस में अपनी एंटर हो जाता है। पर इसके बाद 10 साल का समय गुजरता है, पौने 10 साल का। जो फैसला अदालत का होता है वो अपने आप में सराहनीय फैसला होता है, सभी उसका स्वागत करते हैं और डीएसपी को 7 साल की सजा हो जाती है। इस पूरे केस से बहरहाल हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख यही मिलती है कि हमेशा ईमानदारी, सच्चाई और नैतिकता से आगे चलें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और अगर कभी भी भ्रष्टाचार या अनैतिक रास्ते पर कोई चलता है तो एक ना एक दिन कानून के हाथ उस तक पहुंचते हैं, जैसे इस डीएसपी तक पहुंचे। इसलिए हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से अपने कार्यों को, अपने फर्जों को अंजाम दें और इस देश के विकास में अपना योगदान दें। जय हिंद।